भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी टॉप स्पीड एडवांस समान ज्ञान बुक से भारत में संवैधानिक विकास पार्ट 41। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी और निर्णायक बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी जीत लिया तो भारत पर सीधे सीधे अंग्रेजों का शासन कायम हो गया। भारत की सत्ता पर आसानी पकड़ बनाए रखने के लिए और शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कुछ एक्ट यानी कानून पारित किए। बाद में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो अंग्रेजों द्वारा पारित यही एक्ट अथवा कानून भारतीय संविधान के बुलंद इमारत की निचली पायदान की मजबूत सीढ़ियां साबित हुई। 1857 ईस्वी के पूर्व के महत्वपूर्ण अंग्रेजी अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। यह एक्ट ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता में बनी एक कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित था। इस एक्ट या अधिनियम का संवैधानिक महत्व है। इस एक्ट द्वारा ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के तत्कालीन सरकार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक प्रभाव पर अंकुश लगाया और भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत की। भारत पर यानी कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने हेतु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित व नियंत्रित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इस कदम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी, साथ ही कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता देकर भारत में अपने औपनिवेशिक शासन का औचित्य सिद्ध करने का प्रयास किया। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जब पास हुआ उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ था। इस अधिनियम के प्रमुख बिंदु यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रमुख बिंदु यानी मुख्य बिंदु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर इंग्लैंड का संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। नंबर 2, बंगाल में गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों यानी बंगाल, बम्बई और मद्रास यानी अंग्रेज क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया गया, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड बैरन हेस्टिंग्स थे। नंबर 3, कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश यानी प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे थे और 3 अन्य न्यायाधीश यानी प्रथम अन्य 3 न्यायाधीश थे हाइड, लिमेस्टर, चेम्बर्स। नंबर 4, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार की स्थापना की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे। गवर्नर जनरल की परिषद के 4 पार्षदों का कार्यकाल 5 वर्ष का था। वे संयुक्त रूप से सत्ता का संचालन व उपभोग करते थे। नंबर 5, भारत के सैन्य, राजस्व व नागरिक मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का सशक्त नियंत्रण कायम किया गया। सेटलमेंट एक्ट 1781 इस एक्ट के द्वारा 1783 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने का प्रयास किया गया। कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए कानून बनाने को अधिकृत किया गया। बंगाल न्यायालय अधिनियम 1781 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधिकार क्षेत्र व शक्ति को स्पष्ट किया गया। गवर्नर जनरल इन काउंसिल तथा कंपनी की अदालतों के कानून बनाने के क्षेत्रों व उनकी शक्तियों के संबंध में उत्पन्न भ्रांतियों को दूर किया गया। पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पीट द यंगर के शासनकाल में भारत में लागू हुए इस अधिनियम के द्वारा भारत में दोहरा प्रशासन शुरू हुआ। नंबर 1, राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई। नंबर 2, व्यापारिक मामलों की देखरेख करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। इस प्रकार भारत में अंग्रेजी हुकूमत का द्विस्तरीय शासन प्रारंभ हुआ। ऐसा
अंग्रेजी हितों की कुशलता पूर्वक पूर्ति के लिए की गई, न कि भारत का भला करने के लिए। चार्टर अधिनियम 1793। चार्टर अधिनियम 1793 इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर यानी नियंत्रक बोर्ड के पार्षदों यानी सदस्यों तथा कर्मचारियों को भारतीय राजकोष से वेतन आदि नगद सुविधाएं नियमित तौर पर देने की व्यवस्था की गई। चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 इस अधिनियम के द्वारा नंबर 1 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में प्राप्त विशेषाधिकार को आगामी 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। नंबर 2 कंपनी को भारत में प्राप्त व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। नंबर 3 चीन कुछ पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार करने के लिए कंपनी को प्राप्त 20 वर्षों का एकाधिकार बरकरार रखा। नंबर 4 इंग्लैंड के प्राय सभी व्यापारियों के लिए कुछ बंदियों सीमाओं के साथ व्यापार के लिए भारत का द्वार खोल दिया गया। नंबर 5 भारत में कंपनी के खर्चों से एक चर्च बनाया गया। नंबर 6 ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार हेतु विशेष सुविधाएं प्रदान की गई। चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर अधिनियम 1833 नंबर 1 भारत में कानूनों का वर्गीकरण किया गया। इस कार्य को दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई। नंबर 2 कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। नंबर 3 कंपनी का काम अब मात्र ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधित्व के तौर पर भारत का शासन करना रह गया। नंबर 4 बंगाल के गवर्नर पद को शक्तिशाली बनाया गया। अब बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल का रुतबा प्रदान कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक हुआ। नंबर 4 गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को असीम अधिकार प्रदान किया गया। अब यह परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की अनुशंसा व स्वीकृति पर संपूर्ण भारत के लिए नियम बना सकती थी। नंबर 5 प्रथम बार गवर्नर जनरल की सरकार को भारत की सरकार और उसकी परिषद को भारतीय परिषद की संज्ञा मिली। नंबर 6 विधि परामर्श के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य की नियुक्ति हुई। नंबर 7 अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद पर नियुक्ति हेतु किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, रंग या जन्म स्थान के आधार पर योग्य न ठहराने का उपबंध किया गया। नंबर 8 दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया। 1843 ईस्वी में इस प्रथा का उन्मूलन किया गया। नंबर 9 गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व संबंधी पूर्ण अधिकार प्रदान कर संपूर्ण देश हेतु आम बजट बनाने का अधिकार सौंपा गया। नंबर 10 शिशु बालिका की हत्या और नर बाली प्रथा पर प्रतिबंध लगे। चार्टर अधिनियम 1853। चार्टर अधिनियम 1853 नंबर 1 भारतीय नागरिक सेवा हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई। इसी के साथ इस अधिनियम द्वारा सेवाओं में नामजदगी की परंपरा को समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा चुनकर आए मेधावी भारतीयों से भरने की नई परंपरा की शुरुआत हुई। इसके लिए सन 1854 ईस्वी में मेकाले समिति की नियुक्ति की गई। नंबर 2 भारत में पृथक रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक सेवा विभाग को स्वतंत्र विभागों के रूप में स्थापित किया गया। नंबर 3 इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित कर बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में 1856 ईस्वी को एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। नंबर 4 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। नंबर 5 इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी तथा प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया। साथ ही परिषद में 6 नए पार्षदों को जोड़ा गया जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। नंबर 6 ब्रिटिश संसद को अधिकृत किया गया कि वह कभी भी उचित समझ भारत में कंपनी का शासन को खत्म कर सकता है। 1857 के बाद के महत्वपूर्ण अंग्रेजी अधिनियम। चार्टर अधिनियम 1858। चार्टर अधिनियम 1858
1857 ईस्वी में भारत में हुए सैनिक विद्रोह के तत्काल बाद पारित अधिनियम के द्वारा नंबर 1 भारत का शासन कंपनी से छीन कर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथों में सौंप दिया गया। नंबर 2 बोर्ड ऑफ कंट्रोलर तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के दोहरे प्रशासन को समाप्त कर भारत में मंत्री परिषद की नियुक्ति की गई। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। नंबर 3 15 सदस्यों की भारत परिषद का गठन कर सत्ता में कुछ भारतीयों को भी अप्रत्यक्ष भागीदारी देने की व्यवस्था की गई, जिनमें से 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा और तथा 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा चयनित किए जाने की व्यवस्था हुई। नंबर 4 भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का प्रत्यक्ष नियंत्रण हुआ। नंबर 5 ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारत का राज्य सचिव के रूप में एक पद सृजित किया गया, उसे भारत में शासन संचालन हेतु उत्तरदायी बनाया गया। नंबर 6 अपराध विधान संहिता लागू की गई। नंबर 7 व्याप्त सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य विलय को अंग्रेजी नीति को समाप्त कर दिया गया। नंबर 8 इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, जिससे उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय बने। भारत शासन अधिनियम 1861। नंबर 1 विभागीय प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई। नंबर 2 गवर्नर जनरल को प्रथम बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इन अध्यादेशों की अवधि मात्र 6 महीने की होती थी। नंबर 3 गवर्नर जनरल को बंगाल उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद की स्थापना करने हेतु शक्ति प्रदान की गई। नंबर 4 गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद को विस्तारित किया गया। नंबर 5 यह अधिनियम भारत के संवैधानिक इतिहास में एक मील का पत्थर इस दृष्टि से सिद्ध हुआ कि ब्रिटिश शासन में प्रथम बार विधायिका में भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। नंबर 6 कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल करना शुरू किया गया। विस्तारित परिषद में वायसराय कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया था, जिनमें शामिल थे नंबर 1 पटियाला के महाराजा, नंबर 2 बनारस के राजा, नंबर 3 सर दिनकर राव। 1873 ईस्वी का अधिनियम इसके द्वारा 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। नंबर 2 गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्णायक विभाग का कार्यभार सौंपा गया। भारत शासन अधिनियम 1892। इस अधिनियम के द्वारा नंबर 1 भारत में प्रथम बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। नंबर 2 भारतीयों को प्रथम बार राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का राजनीतिक अधिकार प्रदान किया गया। भारत शासन अधिनियम यानी मिंटो मार्ले सुधार 1909। भारत शासन अधिनियम मिंटो मार्ले सुधार 1909। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1 भारतीयों की भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में प्रथम बार नियुक्त किया गया। नंबर 2 प्रथम बार मुस्लिम समुदाय हेतु पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध हुआ तथा मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा किया जाने का भी उपबंध हुआ। ऐसा हिंदू मुस्लिम के बीच के मतभेद कोई खाई को और चौड़ा करने की अंग्रेज की फूट डालो और राज करो की नीति के तहत हुआ। सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान करने के लिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में जाना गया। जब यह अधिनियम बना उस समय
उस समय भारत के राज्य सचिव का पद लॉर्ड मार्ले नियुक्त थे तथा लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। नंबर 3, प्रांतीय विधान परिषद की संख्या को बढ़ाया गया। नंबर 4, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का सदस्य, विधि सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने। नंबर 5, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को बजट पर वाद विवाद करने का प्रथम बार अधिकार मिला। पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। साथ ही सार्वजनिक हितों के विषय पर प्रस्ताव पेश करने का भी अधिकार प्रथम बार हासिल हुआ। भारत शासन अधिनियम मैंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। इस अधिनियम के द्वारा तत्कालीन भारत के राज्य सचिव E.S. मैंटेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने वितरानवी नीतियों के उस उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास किया गया जिनके अनुसार भारत में एक उत्तरदायी प्रशासन का लक्ष्य रखना और प्रशासन में भारतीयों को भागीदारी बढ़ाना था। इस अधिनियम को मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी। नंबर 1, प्रथम बार भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया, जिसके तहत 1926 ईस्वी में ली आयोग यानी कार्यकाल 1923 से 24 की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती हेतु केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। नंबर 2, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसके जनक लियोनस कार्टियस प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का जनक कहा जाता है, जिनमें प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया। नंबर ए, आरक्षित विषय। इसके तहत आते थे वित्त, न्याय, पुलिस, भूमिकर, अकाल सहायता, पेंशन, आपराधिक जातियां, समाचार पत्र, छापाखाना, कारखाना, गैस, मोटर गाड़ियां, बॉयलर, औद्योगिक विवाद, सिंचाई, जलमार्ग, सार्वजनिक सेवाएं, खान, बिजली, श्रमिक कल्याण, छोटे बंदरगाह आदि। नंबर बी, हस्तांतरित विषय। सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा, चिकित्सा सहायता, स्थानीय स्वयं शासन, आबकारी, तौल तथा माप, धार्मिक तथा अग्रहार दान, पुस्तकालय, संग्रहालय, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण आदि। नंबर 3, आरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर को अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करना तय किया गया, जबकि हस्तांतरित विषय का प्रशासन प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों के द्वारा किया जाना तय किया गया। द्वैध शासन प्रणाली ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। जब दोनों सदनों में मतभेद का स्वर उग्र होते गए, 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा इस प्रणाली को रद्द कर दिया गया। नंबर 4, भारतीय सचिव को यह अधिकार प्रथम बार प्राप्त हुआ कि वह किसी भारतीय को बतौर महालेखा परीक्षक नियुक्त कर सकता है। नंबर 5, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, जिसमें प्रथम थी राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को ही प्राप्त था। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या कुल 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता था। वही केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी, जिनमें सिर्फ 40 मनोनीत होते थे और 104 निर्वाचित। इनका कार्यकाल सिर्फ 3 वर्षों का होता था। दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त थे, किंतु बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार केवल निचले सदन को ही दिया गया। नोट: भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में प्रथम बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। नंबर 6, इस अधिनियम मतलब भारत शासन अधिनियम 1919 में केंद्रीय विधान मंडल सभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्नलिखित रूप में बनाए रखा गया। नंबर 1, कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति जरूरी थी। नंबर 2, उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट
के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। नंबर 3, उसे यह शक्ति थी कि विधान मंडल द्वारा नामंजूर ना पारित किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे, जिससे कि वह पारित विधेयक समान प्रभावी हो जाता था। नंबर 4, उसे आपात स्थिति में अध्यादेश बनाने की शक्ति थी, जिनका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। नंबर 7, एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्षों के बाद जांच करने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। नंबर 8, प्रथम बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। नंबर 9, इस अधिनियम के तहत वायसराय को कार्यकारी परिषद में 7 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था। नंबर 10, पृथक निर्वाचन व्यवस्था ने हिंदू मुस्लिम बेमन्य को बढ़ाया, जिससे सांप्रदायिक वैरभाव को बढ़ावा मिला। भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया जाने वाला यह सबसे लंबा और अंतिम संवैधानिक प्रावधान था। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम द्वारा प्रथम बार भारत में एक संघीय व्यवस्था का उल्लेख किया गया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट गोलमेज सम्मेलन में इसी चर्चाएं और 19 अक्टूबर 1934 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत हुए श्वेत पत्र इस अधिनियम के प्रमुख आधार बने। 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। नंबर 2, इस अधिनियम के द्वारा वर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया, बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया और अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया। नंबर 3, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व तो था ही, सिखों, यूरोपीय, एशियाई, ईसाइयों और एंग्लो इंडियन लोगों के लिए भी संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका में पृथक प्रतिनिधि दिए जाने से राष्ट्रीय एकता में गंभीर बाधाएं खड़ी हो गई। पृथक निर्वाचन पद्धति का विस्तार दलित, जाति, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया। नंबर 4, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता पर मुहर लगाई गई। नंबर 5, प्रांतीय स्वतंत्रता प्रदान की गई। प्रांतों में द्वैत शासन का अंत कर दिया गया। प्रांतों को स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार दिया गया। नंबर 6, इस अधिनियम द्वारा पेश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई। नंबर 7, मताधिकार का विस्तार हुआ। लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार प्राप्त हुआ। नंबर 8, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति अंग्रेज सम्राट में निर्मित गवर्नर जनरल में निहित थी, जिसके विधायी अधिकारों को 2 समूहों में बांटा गया। नंबर 1, प्रतिरक्षा, विदेश कार्य, चर्च संबंधी कार्यों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन गवर्नर जनरल को स्वविवेकानुसार करना था। नंबर 2, ऊपर आरक्षित विषयों से भिन्न विषयों के बारे में गवर्नर जनरल को मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करना था। नंबर 9, केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों को वितरण। इस अधिनियम में केंद्र और प्रांतों यानी प्रांतीय विधानमंडलों के बीच की गई विधायी शक्तियों का विभाजन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि हमारे संविधान में संघ और राज्यों के बीच विभाजन अधिकतर इस आधार पर है। मतलब 3 प्रकार के विभाजन किया गया। नंबर 1, परिसंघ सूची। नंबर 2, प्रांतीय सूची। नंबर 3, समवर्ती सूची। तथा निम्न उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था। नंबर 1, परिसंघ सूची के विषय पर परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने का अनन्य शक्ति थी। इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, सेना, नौसेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। नंबर 2, प्रांतीय सूची के विषय पर कानून बनाने हेतु प्रांतीय विधान मंडलों
की असीमित अथवा अनन्य अधिकारिता थी। इस सूची के विषयों में शामिल थे पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा, शिक्षा। नंबर 3, समवर्ती सूची के कुछ विषय थे। दंड विधि और संबंधी प्रतिक्रिया, सिविल प्रक्रिया। संबंधी प्रक्रिया में सिविल प्रक्रिया, विवाद विच्छेद और मध्यस्थता आदि। इस सूची के विषयों पर परिसंघ और प्रांतीय विधानमंडल दोनों विधान बनाने हेतु सक्षम है। वायसराय द्वारा आपात की घोषणा किए जाने की स्थिति में परिसंघ विधान मंडल को प्रांतीय सूची के विषयों पर विधान बनाने की शक्ति थी। दो प्रांतीय विधान मंडलों के अनुरोध करने पर भी परिसंघ विधान मंडल प्रांतीय विधान मंडल के विषय पर विधान बना सकती थी। समवर्ती सूची के क्षेत्र में परिसंघ विधि प्रांत की विधि पर अभिभावी या प्रभावी होती थी। इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्ति गवर्नर जनरल या वायसराय में निहित थी। वह किसी भी विधान मंडल यानी परिसंघ या प्रांतीय को किसी ऐसे विषय पर किसी विधि बनाने के लिए अधिकृत कर सकता था जिसका उल्लेख विधायी सूची में नहीं था। नंबर 10, इस अधिनियम के द्वारा एक अखिल भारतीय संघ बनाने की कोशिश की गई, पर देशी रियासतों द्वारा इस संघ में शामिल होने से इनकार करने पर इसकी नौबत ही नहीं आई। नंबर 11, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। इस न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल यानी लंदन को प्राप्त थी। इस संघीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। नंबर 12, इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। इस अधिनियम मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रस्तावना का अभाव था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 4 जुलाई 1947 ईस्वी को यह अधिनियम ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृति मिली और यह उसी तारीख को प्रवृत्त हो गई। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत के बंटवारा संबंधित लॉर्ड माउंटबेटन की योजना को कानूनी जामा पहनाना और भारत से अंग्रेजी सरकार की बाइज्जत लंदन वापसी थी। इस अधिनियम में कुल 20 धाराएं थी। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान। नंबर 1, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत का विभाजन होकर 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का निर्माण होगा और ब्रिटिश सरकार उनको सत्ता सौंप देगी। नंबर 2, दोनों राष्ट्रों को संविधान सभा को सत्ता का उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा। नंबर 3, भारत और पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों राष्ट्रों में एक गवर्नर जनरल होंगे जिनकी नियुक्ति उन देशों की अंतरिम मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। नंबर 4, भारत और पाकिस्तान दोनों डोमिनियों के गवर्नर जनरल अपने अपने देश के संवैधानिक अध्यक्ष हो जाएंगे। नंबर 5, जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वे विधानमंडल का भी कार्य करेगी, यानी उनका कार्य दोहरा हो जाएगा, संवैधानिक और विधायिक भी। नंबर 6, भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया जाएगा। नंबर 7, संविधान सभा द्वारा नए संविधान बनाने तक 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। नंबर 8, देशी रियासतों से ब्रिटिश संप्रभुता हटा ली जाएगी। उनको इस बात के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा कि वे चाहे भारत के साथ सम्मिलित हो या पाकिस्तान के साथ, उन पर किसी की मर्जी नहीं थोपी जाएगी। नंबर 9, इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियों को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र सौंप दिया जाएगा। नोट: मुस्लिम बहुमत वाले सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने के पूर्व ही जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दे दिया था। भारतीय संविधान का निर्माण।
भारत विभाजन के बहुत पहले से भारतीय नेताओं ने देश का अपना संविधान बनाने की दिशा में पहल करनी शुरू कर दी थी। सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में तिलक ने अपने स्वराज के प्रस्ताव में देश का अपना संविधान बनाने की मांग रखी। फिर जब साइमन कमीशन ने भारतीयों को अपना सर्वदलीय स्वीकार संविधान बनाने की चुनौती दी थी, तो 1928 ईस्वी में नेहरू समिति की रिपोर्ट में इस चुनौती को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा गया। साम्यवादी नेता एम.एन. रॉय ने भी भारतीयों का अपना संविधान बनाने की पुरजोर मांग की थी। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु एक संविधान सभा के निर्माण का विचार स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया। अंततः कैबिनेट मिशन के निर्देश पर 22 जुलाई 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके सारे सदस्य भारतीय होने थे। मार्च 1946 ईस्वी में लॉर्ड एटली द्वारा भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। प्रारंभ में संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 तय की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों का प्रतिनिधित्व, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व तथा 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व होने थे। प्रत्येक प्रांत व देशी रियासतों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया था। 10 लाख की आबादी पर एक स्थान, और इस स्थानों को प्रत्येक प्रांत के मुख्य समुदायों की जनसंख्या के आधार पर बांटा गया था। यानी चिन्हित प्रमुख समुदाय थे सिख, मुस्लिम, बौद्ध, साधारण यानी जनरल। जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। इन 389 में से प्रांतों के लिए निर्वाचित 296 सदस्य के लिए हुआ चुनाव। कांग्रेस ने 208, मुस्लिम लीग ने को 73 वो अन्य दलों के स्वतंत्र उम्मीदवारों को 15 स्थान मिले। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर्स के पुस्तकालय भवन में हुई। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो सभा के सर्वाधिक बुजुर्ग सदस्य थे। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। उनकी मांग पाकिस्तान के लिए अलग से एक संविधान सभा की थी। नोट: 26 जुलाई 1947 ईस्वी को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। प्रांतों व देशी रियासतों का संविधान सभा में प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया था। जनसंख्या का आधार मुस्लिम, सिख व साधारण जनसमुदाय को तय किया गया था। स्थूल रूप से 10 लाख की आबादी के लिए एक स्थान का अनुपात था। इस आधार पर प्रांतों को 292 सदस्य निर्वाचित करने थे और देशी रियासतों को कम से कम 93 स्थान दिए गए। हैदराबाद एकमात्र देशी रियासत थी जिसने संविधान सभा के लिए अपना कोई प्रतिनिधित्व नहीं भेजा। प्रारूप समिति के सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो अध्यक्ष थे, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदातुल्ला, एन. माधव राव। इन्हें बी.एल. मित्र की जगह पर चुना गया। नंबर 7वां, डी.पी. खेतान। इनकी 1948 ईस्वी में मृत्यु हो जाने पर इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी को सदस्य निर्वाचित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों में 293 समान यानी हिंदू, 79 मुसलमान, 4 सिख, 33 अनुसूचित जनजाति के सदस्यों व कुल 15 महिलाएं थी। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की कार्यवाही जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के साथ शुरू हुई। यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकृत हुआ।
फिर संविधान निर्माण के लिए कुछ समितियां गठित की गई, जिनमें प्रमुख थी संघीय संविधान समिति, प्रारूप समिति, प्रांतीय संविधान समिति, शक्ति समिति, वार्ता समिति आदि। संविधान सभा की प्रमुख समितियां: संवर्ध अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और संघ संविधान समिति के भी अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव यानी बेनेगल नरसिंह राव द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श हेतु 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा की बैठक हुई। इस बैठक में प्रारूप समिति का गठन भीमराव अम्बेडकर को अध्यक्ष चुना गया। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति की 2 उप समितियां थी। नंबर 1 मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी। नंबर 2 अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी थे। संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। 3 जून 1947 ईस्वी को कैबिनेट मिशन की योजना अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारत में अब संविधान सभा के लिए सदस्यों की कुल संख्या 324 निश्चित की गई। इनमें से 235 स्थान प्रांतों हेतु 89 स्थान को देशी रियासतों के लिए सुरक्षित रखा गया। 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को स्वतंत्र भारत में संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 299 थी, जिनमें 229 प्रांतीय सदस्य और 70 देशी रियासतों के सदस्य थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को देश में लागू कर दिया गया। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन तक बहस चली। संविधान निर्माण कार्य में 63,96,729 यानी 63,96,729 रुपए व्यय हुए। 21 फरवरी 1948 ईस्वी को प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श कर संविधान सभा के सभापति के रिपोर्ट पेश की। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक नवनिर्मित संविधान का प्रथम वाचन संविधान सभा में चला। 3 संविधान वाचन व इस पर गंभीर चिंतन मनन व सुधार प्रतिक्रियाओं के बाद 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हुए। अंतिम व तीसरे वाचन के बाद संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया। यह कष्टसाध्य कार्य था, जिसे भारतीय राजनीतिक महामनीषियों ने पूर्ण मनोयोग से संपन्न किया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब भारत का नया संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, उस समय इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में हमारे संविधान में 25 भाग, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां है, अर्थात 4 अनुसूचियां संविधान निर्माण के बाद बढ़ाई गई है। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, तब उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति यानी प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली संसद के विधिवत गठित होने तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। इस दौरान संविधान सभा द्वारा संपादित महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार थे। नंबर 1, मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। नंबर 2, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। नंबर 3, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय गीत अपनाया गया।
कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 को मंत्री और विभाग। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल। वल्लभ भाई पटेल के पास विभाग थे गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे ये। वल्लभ भाई पटेल रक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। आसफ अली रेलवे मंत्री थे। जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। सी एच भाभा कार्य खान व बंदरगाह मंत्री थे। सी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री से। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य 26 अक्टूबर 1946 लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे। गजानतर अली खां स्वास्थ्य मंत्री थे। अब्दुल रब नस्तर ये संचार मंत्री थे। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे। आई चुंदरीगर ये वाणिज्य मंत्री थे। आजादी के पश्चात भारत का प्रथम मंत्रिमंडल, ये आजादी से पहले था ये उपरोक्त वाला, और अभी आजादी के बाद वाला। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। इनके पास विभाग था राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध इत्यादि। सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री बने। इनके पास राज्यों के मामले, सूचना एवं प्रसारण मंत्री ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल रक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर प्रथम महिला मंत्री यानी स्वच्छ मंत्री थे। रफी अहमद किदवई संचार मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। आर के षणमुखम शेट्टी वित्त मंत्री थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आजाद भारत के बाद पहली बार कौन बजट पेश किया, तो आर के षणमुखम शेट्टी ने पेश किया था। सी एच भाभा वाणिज्य मंत्री थे। बी एन गाडगिल कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री थे। नेक्स्ट इससे आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।